अगस्त 1985 को जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 जापान के टोक्यो शहर से ओसाका जाने के लिए उड़ान भरती है। लेकिन उड़ान भरते समय पायलट्स के द्वारा एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से 524 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और जब ये प्लेन 24,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचता है तभी एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद प्लेन बेकाबू हो जाता है और एक बड़ी पहाड़ी से टकराकर जोरदार ब्लास्ट के साथ जापान का सबसे खतरनाक प्लेन हादसा हो जाता है, जिसमें 524 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ये दर से दिल दहलाने वाला था और इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी बचाव टीम को इस घटना स्थल पर पहुंचने में 12 घंटों का समय लग जाता है और केवल इस पूरे प्लेन क्रैश में 4 लोगों की ही जान बच पाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं जापान के सबसे खतरनाक प्लेन हादसे के बारे में। हाय गाइस, मैं हूं विकास राजपूत। गाइस 12 अगस्त 1985 को जापान एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 123 जापान के टोक्यो शहर के हानेडा हवाई अड्डे से ओसाका के लिए शाम के करीब 6:12 पर जाने के लिए उड़ान भरती है, जो कि इस फ्लाइट का डेली रूट है और ओसाका पहुंचने में इस फ्लाइट को 1 घंटे का समय लगता है। गाइस ये शाम जापान के फेमस फेस्टिवल ओबान की पूर्व रात्रि थी, इसीलिए लोग अपने घरों और अपने रिश्तेदारों के घरों पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जाना चाहते थे, इसीलिए ये फ्लाइट पूरी तरह से बुक थी। इस फ्लाइट के अंदर 509 यात्री, 12 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट्स और एक एरोप्लेन इंजीनियर सवार था। ये फ्लाइट हानेडा हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरती है, लेकिन गाइस यहीं पर पायलट्स और एयरलाइन कंपनी के द्वारा ऐसी लापरवाही हो जाती है जिसका खामियाजा 524 लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। दरअसल गाइस इस घटना के 7 साल पहले 2 जून 1978 को इस फ्लाइट का लैंडिंग करते समय पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया था और क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद में उस हिस्से की रिपेयरिंग भी की गई थी। लेकिन समय के साथ डेली उड़ान भरने की वजह से रिपेयरिंग किया गया हिस्सा फिर से डैमेज हो चुका था और उसमें दरारें पड़ गई थी, लेकिन इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ना तो किसी क्रू मेंबर ने इस पर ध्यान दिया और ना ही एयरलाइंस कंपनी ने इस पर ध्यान दिया। और इसी वजह से गाइस जब ये प्लेन 12 अगस्त 1985 को उड़ान भरता है तो उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही जब प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तभी एक जोरदार धमाका होता है और प्लेन का पिछला हिस्सा धमाके के साथ ही अलग हो जाता है। क्योंकि उस दिन मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था, इसीलिए बहुत तेज हवाएं चल रही थी और प्लेन का पिछला हिस्सा जो कि डैमेज हो चुका था वो हवा के प्रेशर को नहीं झेल पाया और हवा के दबाव की वजह से ही तुरंत प्लेन से अलग हो गया। हालांकि मौसम की खराबी की वजह से इस फ्लाइट के रूट को भी चेंज किया गया था। हालांकि इस प्लेन ने इससे पहले 1800 बार सफलतापूर्वक टेक ऑफ और लैंडिंग कर ली थी, लेकिन गाइस जैसे ही उस दिन प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हुआ तभी प्लेन 24,000 फुट की ऊंचाई पर बेकाबू हो गया। हालांकि इस प्लेन के दोनों ही पायलट्स को 10-10 हजार से ज्यादा आवर्स का एयर एक्सपीरियंस था, लेकिन उस समय पायलट्स की स्थिति ऐसी थी कि वो प्लेन को चाहकर भी काबू नहीं कर पा रहे थे और फिर एक एक कर प्लेन के सभी डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन के यात्रियों को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन गाइस जैसे ही प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हुआ तो इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क तुरंत नीचे आ गए, जिनमें केवल 15 मिनट के लिए ही यात्रियों को ऑक्सीजन देने की क्षमता थी, यानी कि अब यात्री केवल 15 मिनट तक ही ऑक्सीजन ले सकते थे। अब जो भी पायलट को करना होगा इस 15 मिनट के अंदर ही करना होगा। अब प्लेन पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था, जिसे पायलट प्लेन का पिछला हिस्सा टूटने के बाद सीधा नहीं कर पा रहे थे और ऐसी स्थिति में पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होने की वजह से पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ मिनटों की जद्दोजहद के बाद पायलट का कंट्रोल रूम सडनली एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से हो जाता है, लेकिन प्लेन में ऑक्सीजन की कमी से पायलट
एनोक्सिया का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से पायलट ना तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की बातों को सही तरह से सुन पा रहा था और ना ही समझ पा रहा था, और दोनों ही पायलट बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे। ऐसे में उस समय प्लेन में सवार एरोप्लेन इंजीनियर ने पायलट को एक और ऑक्सीजन मास्क दिया, जिसकी वजह से कुछ मिनटों बाद पायलट की स्थिति में सुधार हुआ और उन्होंने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स के द्वारा पायलट को कहा गया कि वो 10,000 फुट की ऊंचाई पर प्लेन को लाने की कोशिश करें, ताकि यात्री बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सही तरह से सांस ले पाएं और फिर वो वापस टोक्यो शहर में आने की कोशिश करें। लेकिन गाइस, फ्लाइट के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होने की वजह से प्लेन का लैंडिंग गियर भी काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ना तो प्लेन ऊपर जा सकता था और ना ही नीचे आ सकता था और ना ही किसी दूसरी तरफ मुड़ सकता था। लेकिन गाइस, प्लेन का थ्रस्ट पूरी तरह से वर्क कर रहा था। तभी पायलट थ्रस्ट को डाउन करते हैं और प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करते हैं और प्लेन काफी तेजी से नीचे आ भी रहा था। लेकिन तभी पायलट्स को अपने सामने माउंट ओसाका की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती हैं। इसीलिए पायलट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे ही प्लेन को पहाड़ियों से बचाने के लिए प्लेन की इंजन थ्रस्ट को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और मैक्सिमम कर देते हैं, जिससे प्लेन अपनी फुल स्पीड में ऊपर की तरफ जाने लगता है और प्लेन पायलट्स के हाथों से बेकाबू हो जाता है और प्लेन के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन में जोर जोर से अलार्म बजने लगते हैं। तभी सेकंड पायलट फर्स्ट पायलट से बोलता है कि उन्हें प्लेन के फ्लप्स को लो कर देना चाहिए ताकि प्लेन को लेवल में लाया जा सके। हालांकि गाइस, टक्कर के बाद हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। इसकी वजह से फ्लप्स को डाउन नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से सीनियर पायलट ने फ्लप्स को इलेक्ट्रॉनिक पावर की वजह से डाउन करने की सोची और फ्लप्स को इलेक्ट्रॉनिक पावर की वजह से डाउन किया गया, जिसकी वजह से प्लेन धीरे धीरे सीधा होने लगा। ये देखकर पायलट्स को लगा कि अब वो खतरे से बाहर हैं, अब वो प्लेन को काबू कर लेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद पायलट्स की ये खुशी आंसुओं में बदल गई, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद फ्लप्स एक जगह रुकने के बजाय बहुत तेजी से एक्सटेंड होने लगे, जिसकी वजह से प्लेन एक साइड ज्यादा झुक गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्लेन का एक साइड का फ्लप्स ज्यादा बड़ा हो गया, जिससे कि प्लेन दोबारा टेढ़ा हो गया और तेजी से नीचे आने लगा और नीचे आने की वजह से प्लेन का राइट विंग पहाड़ी से टकरा गया, जिसके बाद प्लेन एक जोरदार स्पीड के साथ अपने सामने वाली पहाड़ी पर टकरा जाता है और एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन क्रैश हो जाता है। गाइस, ये धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक भी व्यक्ति की जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी और गाइस, उस समय बचाव टीम को भी घटना स्थल पर नहीं भेजा गया था, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स को लगता था कि ये हादसा इतना ज्यादा भयानक है कि कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं होगा और उस समय मौसम भी बहुत ही ज्यादा खराब हो रखा था। इसीलिए अगर इस समय बचाव टीम को घटना स्थल पर भेजा गया तो शायद बचाव टीम के साथ भी कोई घटना घट सकती है और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और इसी सोच के बाद इस घटना के करीब 12 घंटों के बाद अगले दिन बचाव टीम को घटना स्थल पर भेजा जाता है, जहां पर बचाव टीम को किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना नहीं थी। लेकिन उनकी संभावना के विपरीत घटना स्थल पर बचाव दल को 524 लोगों में से 4 व्यक्ति जीवित मिले, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। लेकिन गाइस, अगर रेस्क्यू टीम हादसे के तुरंत बाद ही घटना स्थल पर पहुंच जाती तो शायद इससे ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके बाद जब इस पूरे प्लेन क्रैश की जांच की गई तो जांच में एयरलाइंस कंपनी की बहुत सारी गलतियां सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब प्लेन का पिछला हिस्सा पहले से डैमेज था, उसमें कई तरह के क्रैक थे, तब भी उसकी सही समय पर मरम्मत क्यों नहीं की गई और प्लेन की समय समय पर सर्विस क्यों नहीं की गई। और गाइस, जापान की ये एयरलाइंस कंपनी अपने पैसे बचाने के लिए प्लेन्स की बॉडी पर भी ध्यान नहीं देती थी। हालांकि गाइस, इस घटना के बाद जापान की एयरलाइंस कंपनी अपने प्लेन्स पर ज्यादा ध्यान देने लगी और उन्हें पहले से बेहतर बनाने लगी। लेकिन गाइस, अगर ये काम ये एयरलाइंस कंपनी पहले ही कर लेती तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता और 524 लोगों को अपनी जान गंवानी ना पड़ती। खैर गाइस, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।